हेलो बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को कंप्लीट किया था। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। अब बेटा स्फेरिकल मिरर का दो टाइप का नेचर हो सकता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो समझते हैं कि किसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, किसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। अगर आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बनाने हैं तो सबसे पहले क्या होगा, एक होलो स्फीयर लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने यहाँ पर एक होलो ग्लास स्फीयर लिया हुआ है, और अगर मैं इस होलो ग्लास स्फीयर को ऐसे कट कर दूं और इसके आउटर पार्ट पर यहाँ पर पॉलिश कर दूं, मतलब इनर पार्ट को मैं रिफ्लेक्टिंग रखूं, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और इसका जो नेचर होता है, ये रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे इन दोनों डायग्राम में आउटर पार्ट पर हमने क्या की हुई है, पॉलिश्ड, और इनर पार्ट को हमने रिफ्लेक्टिंग रखा हुआ है। ऐसे ही अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो आपको इसका उल्टा करना होगा। हमें इसके इनर पार्ट पे क्या करना होगा, पॉलिश करनी होगी, और आउटर पार्ट को कैसे रखना होगा, रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर रेज को डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। आप दोनों डायग्राम में देख रहे होंगे इनर पार्ट पर क्या की हुई है, पॉलिश, और आउटर सरफेस को हमने कैसा रखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि आपको ये पहचानना आना चाहिए बेटा कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स। बहुत सिंपल, अगर आउटर पार्ट पर पॉलिश्ड तो आपका कॉनकेव, अगर इनर पार्ट पे पॉलिश तो कॉन्वेक्स। इसके बाद में कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना होगा, ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, जिस स्फीयर के पार्ट होते हैं, उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप सर्कमफेरेंस से ज्वाइन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे रेडियस, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करेंगे। और स्फेरिकल मिरर पर एक पॉइंट लिया जाता है पी, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे हम मिरर का मिड पॉइंट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोल। पोल से ही अभी सब डिस्टेंस मेजर की जाती है, वो हम आगे देखेंगे। आपको ये भी समझ में आना चाहिए सी से पी तक का डिस्टेंस भी आर होगा। ओके, अब आपके पास में जैसे कि मान लो ये आपके पास में मिरर है, तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सर्कल, ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का जो ये डायमीटर है, जो यहाँ पर डायग्राम में एस एस डैश मैंने लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एपर्चर डायमीटर ऑफ द मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन है, उस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर जो एक्स एक्स डैश है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये छोटी मोटी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। मिरर के केस में फोकस क्या होता है, और दूसरा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये वाला रिलेशन F इक्वल्स टू R/T। ये कैसे मिलता है, किसके लिए वैलिड होता है, वो समझते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, जिसको मैं F बोल रहा हूँ। पहले पढ़ते हैं, रेज विल कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज एट पॉइंट F इज कॉल्ड फोकस। और जो फोकस वर्ड है ना, ओनली डिफाइंड फॉर पैरेलल पैराक्सियल रेज। अब पैरेलल पैराक्सियल रेज क्या होती है, पैराक्सियल रेज वो रेज होती हैं जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी स्मॉल होता है, और फॉर आइडिया आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से कम होना चाहिए। और दूसरी टाइप की रेज होती है मार्जिनल रेज, जो मार्जिनल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती हैं। पैराक्सियल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होती हैं। मार्जिनल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, लार्ज होता है, वो 30 डिग्री होगा, 37 डिग्री होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो मार्जिनल रेज है। बट ये जो फॉर्मूला F इक्वल्स टू R/2, इट इज ओनली वैलिड फॉर पैराक्सियल रेज। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पैराक्सियल रेज के लिए। अच्छा, ये कैसे मिलता है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बेटा मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है ना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जो रेडियस होती है, रेडियस क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सर्कमफेरेंस से मिलाना। रेडियस हमेशा नॉर्मल का काम करती है स्फेरिकल मिरर में। तो आपकी ये रेज आ रही है, पैरेलल है, तो मैंने मान लिया ये पैरेलल पैराक्सियल रेज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक्सिस को कहीं पर कट करेंगी, जिस पॉइंट पर कट करेंगी या जिस पॉइंट से पास करेंगी उसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ, और हमें मालूम है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होगा R। बट ये वाला डायग्राम सबके लिए वैलिड होगा जब आपकी ये जो रेज होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल पैराक्सियल रेज। चलो एक बात समझो, मान लेते हैं कि ये रेज पैरेलल पैराक्सियल रेज नहीं है, कोई और रेज है, मार्जिनल रेज है। तो आप यहाँ पर ये समझेंगे कि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर आप अगर ज्योमेट्री लगाएंगे और ये वाला कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं F, तो F भी जो डिस्टेंस है ना वो आपको मिलेगा
r माइनस r अपॉन 2 cos i। ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, उतना आपको डेरिवेशन करने का नीड नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो रिलेशन है, ये किसी भी टाइप की रेज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब मार्जिनल रेज के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी कोई मैंने नहीं बताया कि वो स्मॉल है या फिर लार्ज। और ये जो एफ पी है वो क्या है, जब ये वाली पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्सिस को जहां पर भी कट करेगी उस पॉइंट का डिस्टेंस है कहां से, पोल से। ओके, अगर आप बात करेंगे पैरेलल पैराक्सियल रेज के लिए, तो पैराक्सियल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होना चाहिए। जब एंगल स्मॉल होता है तो कॉस थीटा नियरली इक्वल टू 1 होता है। यहां पर कॉस आई को 1 रखेंगे तो r माइनस आर बाई 2 बचेगा। अब आपने बोल दिया ना ये पैराक्सियल रेज है, तो ये वाला ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा, और फोकस का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं f, मतलब कि फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको कितनी मिलेगी, r बाई 2। इट मीन्स फोकल लेंथ इक्वल्स टू r बाई 2 इज ओनली वैलिड फॉर पैरेलल पैराक्सियल रेज। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और बात आपको समझ में आ रही होगी, स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, उसका हाफ है। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मतलब अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर को आप किसी भी मीडियम में डिप कर दो, वाटर के अंदर डिप कर दो या फिर किसी अदर मीडियम में डिप कर दो, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। मैंने लिखा भी यहाँ पर, फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। और दूसरा जो इंसिडेंट रेज है उसकी वेवलेंथ पर भी ये डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज। ये आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक ये वाला डायग्राम भी बोला है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होते हुए फोकस से पास हो रही है। अगर आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर होता तो मान लेते हैं ये पैरेलल पैराक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, तो हमें ऐसा लगेगा ये रेज कहां से आई है, ये फोकस से आई है। तो देखो फोकस से क्या हो रही है, डाइवर्स, इसीलिए लिखा है अपीयर टू डाइवर्स। तो दोनों का मैंने अलग अलग डायग्राम बनाया। अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, अगर आपको स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए आपको 4 रूल याद रखने होंगे। और वो क्या है, रूल नंबर 1, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये सब किसके लिए बात कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पर पहले से मेंशन कर दिया है, ओनली फॉर पैराक्सियल रेज, है ना। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। ये मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया। दूसरा रूल ये कहता है अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। थर्ड रूल ये बोलता है अगर आपकी लाइट रे पोल पर स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि हमें मालूम है ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कितना एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, अगेन थीटा। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, तो हमें मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर को मिलाएंगे तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा रेडियस। अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल के अलोंग होती है तो इंसिडेंट एंगल कितना, आई जीरो, तो आर भी 0 होना चाहिए। इट मीन्स वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो ये आपके 4 रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। आउट ऑफ 4 आप कोई भी 2 रूल को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन बहुत आसान है। यहां पर मैंने कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, यहां पर कॉन्वेक्स। सबसे पहली बात, आप जब जहां तक पॉसिबल हो इंसिडेंट रेज का जो डायरेक्शन लेंगे वो लेंगे लेफ्ट टू राइट, मतलब इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही है। सबसे पहला पॉइंट, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो पोल से मेजर करेंगे, मतलब पोल को आप ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। दूसरा पॉइंट, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आपको पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट नेगेटिव। तो आप देखो इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही है तो राइट डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होगा इस मिरर के लिए और लेफ्ट वाले को नेगेटिव। अगर आपके पास कॉन्वेक्स है तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, वही वाला रूल रहेगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव। रूल नंबर 3, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव और उससे नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर बोला हुआ है दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और उससे नीचे नेगेटिव। ओके, एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। अगर आपको सिंपल याद रखना है तो देखो इस वाले मिरर के लिए अगर आप बात करें तो ये वाला सामने वाला पार्ट हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ वाला पार्ट हम बोलेंगे मिरर के सामने, और पॉलिश्ड सरफेस की तरफ वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं मिरर का पीछे वाला पार्ट। मतलब अगर यहां पर रखूंगा तो मैंने मिरर ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रखा है, और अगर इधर रखूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा मिरर के सामने रखा है। तो आप याद रखना मिरर के सामने आपको नेगेटिव लेना है और मिरर के पीछे आपको पॉजिटिव लेना है, चाहे कोई भी मिरर हो। साइन कन्वेंशन के लिए अगर आपको बता रहा हूं सिंपल,
मिरर के सामने नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव। ठीक है, जैसे इस वाले मिरर के लिए ये क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ हो गया, तो इसे बोलेंगे मिरर का पीछे वाला पार्ट। तो ये वाला डायरेक्शन कैसा लेंगे आप, मिरर के पीछे पॉजिटिव और इधर कैसा लेंगे, नेगेटिव। इसके बाद में एक बात और बताओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, और पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो देखो फोकस इधर की तरफ है ना, तो इसका मतलब इधर की डायरेक्शन कैसी, नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, और सिमिलर इसकी फोकल लेंथ इधर की तरफ है वो पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी होगी। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लिया है, पोल को ओरिजिन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है आई, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस इसको हम यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और इमेज तक का डिस्टेंस पोल से उसको बोलते हैं स्मॉल वी, जिसको हम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटीज नहीं है, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट एंड इमेज की, कहां से, पोल से। ओके, तो आपको मिरर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपने देखा है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है ना, हर केस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। और इसको जब यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करने होंगे, मतलब u, v और f को प्रॉपर साइन के साथ में पुट करना होगा। इसके बाद में हमें 70-80% क्वेश्चन में ना इमेज डिस्टेंस पूछी जाती है, u और f की वैल्यू गिवन होती है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से करेंगे आंसर तो आएगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि 1/, में कैलकुलेशन चलती है, 1/f, 1/v, 1/u। बट अगर आप इसे सिंपल करके ऐसे लिखेंगे तो v का फॉर्मूला मिलेगा आपको uf/u-f। इससे आप फटाफट क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर पाएंगे और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। तो इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला uf/u-f, इसको भी आप प्रॉपर साइन के साथ में ही यूज करेंगे। ओके, इतना आप अच्छे से बेटा नोट कीजिए बच्चों। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का इन जनरल मीनिंग होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है, इट मींस कि जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स होगा। अगर मैं बोलूं इमेज आपकी ऑब्जेक्ट के साइज से 4 टाइम्स है, तो इसका मीनिंग मैग्निफिकेशन कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि मैग्निफिकेशन 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो मैग्निफिकेशन है ट्रांसवर्स और लैटरल, जिसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात तब करेंगे जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखोगे। जब ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाएगा तब कौन सा वाला मैग्निफिकेशन होगा, ट्रांसवर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट h0, और यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है जिसका हाइट कितना hi। तो आपको ये समझना होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्मॉल m इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज फर्दर इक्वल्स टू -v/u। v और u आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से, और इट इज फर्दर इक्वल्स टू f/f-u, एंड फर्दर इट इज इक्वल टू f-v/f। ये वाले फॉर्मूले मैंने मिरर फॉर्मूले को यूज करके बनाए हैं। आपको मैक्सिमम टाइम ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा, m इक्वल्स टू f/f-u। आप डिपेंडिंग अपॉन डेटा अवेलेबल इन द क्वेश्चन, आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको एक पूरा साइकिल याद रखना है। इसके बाद में ये जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज करना होगा, तो विद प्रॉपर साइन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप यहां से देख रहे होंगे अगर मैं h0 का जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मुझे hi मिलेगा m इंटू h0, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, तो यहां पर बोलेंगे इमेज वेलोसिटी इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी होंगी वो तब के लिए एप्लीकेबल है जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। ओके, तो आप याद रखेंगे इमेज वेलोसिटी इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। इसके बाद में जो सेकंड टाइप का आपका मैग्निफिकेशन है वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस, केस 1 में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटा दूं, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रख दूं, तो ये जो हाइट थी अब उसको हम लेंथ बोलेंगे ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा when object is placed along the principal axis, और अगर आपके पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है,
तब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन की, जिसको ML से डिनोट करेंगे। मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है AB। बी वाले एंड का पोल से डिस्टेंस U1 और A का कितना U2। इस ऑब्जेक्ट का कुछ लेंथ होगा जिसको मैं LO मान रहा हूं, और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है, ये हम बाद में सीखेंगे कि क्यों बनता है। ए का इमेज बनेगा यहाँ पर A डैश, और बी का इमेज बनेगा यहाँ पर B डैश, और ये डिस्टेंस होगा A डैश का यहाँ से V2 और ये वाला डिस्टेंस V1। अब आपको ये समझना होगा कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब LI अपॉन LO। जैसे कि यहाँ पर HI अपॉन HO होता है, तो यहाँ पर LI अपॉन LO होता है। अब यहाँ पर दो केस पॉसिबल होते हैं बच्चों। केस 1, जब आपके ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये U दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ओके, और ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, तो इसको हम बड़ा ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इस केस में आपको यहाँ पर ये समझना होगा इमेज डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, बताओ। V1 माइनस V2। अरे V1 में से V2 माइनस करेंगे तभी तो आपको इमेज का डिस्टेंस मिलेगा, इमेज का लेंथ मिलेगा। इमेज लेंथ कैसे निकालेंगे, V1 माइनस V2 करके, है ना। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे मिलेगा, आप U2 में से U1 माइनस करेंगे तो U2 माइनस U1। तो ये आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो। केस 2 जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसी पर हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट स्मॉल हो, मतलब ऐसे समझ लो ऑब्जेक्ट का आपको लेंथ दे रखा है 2 mm, और आपको बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट को पोल से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में तो आपके ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब L0 U के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए। तब आपका ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो तो रहेगा, तो LI अपॉन LO, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बट यहां पर इसको आप DV लिख सकते हैं। DV का मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ द इमेज, और DU का मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप इसको अगर आपका इंटरवल बहुत छोटा होता है तो आप DU लिख सकते हैं और इसको DV लिख सकते हैं। तो माइनस DV अपॉन DU, और इसको जब आप मिरर फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट इज फर्दर इक्वल टू M स्क्वायर, और यहाँ पर M क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के। और मैग्निफिकेशन के आपको फॉर्मूले मालूम है, ये भी हो सकता है माइनस V/U, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ओके। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको LI मिलेगा M स्क्वायर, इधर अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको LI मिलेगा M स्क्वायर टाइम्स L0, और यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगी M स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, और जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये भी आपका यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और ये भी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के पूरा फॉर्मूला चार्ट आपके पास है, ठीक है। प्रॉपर साइन के साथ में ये भी यूज करना है। इसके बाद में जो लास्ट तीसरा वाला वो है आपका सुपरफिशियल और एरियल मैग्निफिकेशन। ये कब होता है, जब आपके पास में 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो और उसको प्रिंसिपल एक्सिस के उसका जो प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। देखो बात समझो, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास में 2 डायमेंशनल ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे रखना होगा। इसका मतलब एक तो डायमेंशन ये वाली हो गई और एक डायमेंशन आपकी ये वाली हो गई, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका ये वाला लेंथ A है और ये वाला साइड लेंथ B है। इसका इमेज मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इसकी दोनों जो डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन और ये वाली जो डायमेंशन है, ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है तो हमें मालूम है कितने टाइम्स हो जाती है साइज ऑफ इमेज, M टाइम्स। तो ये वाली साइज भी M टाइम्स हो जाएगी, M इंटू A, और ये वाली साइज भी कितने टाइम्स हो जाएगी, M टाइम्स हो जाएगी, M इंटू B। और आपको ये समझना है कि एरियल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब AI अपॉन AO। बताइए एरिया ऑफ द इमेज कितना होगा, M इंटू MB, और एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, A इंटू B। AB कैंसिल, तो कितना आएगा, M स्क्वायर, M ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन मिला, एरियल मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू M स्क्वायर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन समझा दूं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है,
आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 2, ओके, और क्वेश्चन में बोला गया है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इमेज। तो कैसे करेंगे बेटा, हम लोगों को मालूम है एम ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए आई एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एम स्क्वायर। एम यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। आपको क्वेश्चन में ए आई पूछा है तो सिंपल एम को वैल्यू कितना रखोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ए कितना 10, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये आपको जनरल है, ये आपको सबके लिए याद रखनी है। देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मॉड एम की, मतलब या वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जैसे कि मॉड एम अगर आपको ग्रेटर देन 1 मिलता है, जैसे कि एम आपको 2 मिले या एम -2 मिले, दोनों को क्या बोलेंगे, मॉड एम ग्रेटर देन 1। अगर मॉड एम ग्रेटर देन 1 मिलता है तो इसका मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। अगर मॉड एम लेस देन 1 होता है तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। एम ग्रेटर देन 0, यहाँ पर मॉड नहीं लगा हुआ, इसका मतलब एम अगर पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, एम पॉजिटिव होता है इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनती है सीधी, और अगर एम नेगेटिव होता है लेस देन 0 तो आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। तो ये आप और साथ में याद रखेंगे, नोट करिए बच्चों। मैग्निफिकेशन को पढ़ने के बाद में अब हम यहाँ पे बात करेंगे लोकेशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों मिरर से जो इमेज बनेगी उसका क्या नेचर होगा, साइज हो क्या होगा उसका, और उसकी लोकेशन क्या होगी, इसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉर कॉनकेव मिरर। तो मेरे पास में यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर है, ये पोल हो गया, यहाँ पे फोकस, और ये इन्फिनिटी। तो सबसे पहला केस ये ले लेते हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। मैंने यहाँ पर एक टेबल भी बना रखी है, यहाँ लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है, यहाँ पर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, बट प्रॉपर साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर बात करें तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और इसके अपोजिट नेगेटिव। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है -इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट को -इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो बनता है आपका फोकस पर। तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, और जो इमेज बनता है ना वो इन्वर्टेड बनता है, ऐसे उल्टा इमेज बनता है, और छोटा इमेज बनता है, हाईली डिमिनिश्ड। इसका मतलब आप यहाँ पर जो मॉड एम है उसको वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू 1 के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसका मतलब है हाईली डिमिनिश्ड आपका इमेज बनेगा, और एम लेस देन 0 का मतलब एम नेगेटिव होगा। जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा उसका मतलब रियल इमेज बनेगी। तो आपको ये समझना होगा, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसकी रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज मिरर के सामने बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो ये आपकी पोजीशन 1 के करस्पॉन्डिंग इमेज हो गया। फिर आपने क्या किया, केस 2 में आपने ऑब्जेक्ट को रखा इन बिटवीन -इन्फिनिटी एंड सी, मतलब ये वाला यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा आपने। जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन बिटवीन -इन्फिनिटी एंड सी, तब इमेज बनता है सी एंड एफ के बीच में। अब सी तो ये और एफ ये, इन दोनों के बीच में आपका इमेज बनेगा। तो यहां कहीं इमेज बना देता हूं मैं। ओके, अभी भी इमेज कैसा बनता है आपका, देखो उसी साइड में बना है तो रियल बना है, डिमिनिश्ड बना है, और इसके लिए जो मॉड एम लेस देन 1 का मतलब डिमिनिश्ड, ओके, एम लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव एम आएगा, तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगी। तो ये आपका केस 2 हो गया। केस 3 में आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, मिरर की तरफ लेके आ रहे हो। अब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, और मॉड एम इक्वल्स टू 1, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होता है, सेम साइज की इमेज बनती है, बट अभी भी एम नेगेटिव है, इसका मतलब रियल इमेज बनेगी। तो यहां पर आपकी इमेज बनेगी और साइज दोनों का इक्वल होगा। तो ये आपका 3 के करस्पॉन्डिंग इमेज हो गया, और ये 2 के करस्पॉन्डिंग था। इसके बाद में केस नंबर 4, जब आप ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, तब आपका जो इमेज बनता है वो बनता है इन बिटवीन -इन्फिनिटी एंड सी, मतलब सी ए और -इन्फिनिटी इधर, तो इन दोनों के बीच में इमेज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहां पे बन रहा है, इन बिटवीन -इन्फिनिटी एंड सी, और यहां पे कहीं इमेज बनेगा। और ये जो इमेज बनता है ये मैग्निफाइड इमेज बनता है, और इन्वर्टेड इमेज है और रियल इमेज। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मॉड एम ग्रेटर देन 1, इसका मतलब अब की बार मैग्निफाइड इमेज बनी है, और एम लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है एम, रियल इमेज बनी है और इन्वर्टेड इमेज बनी है। केस नंबर 5,
जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आ जाते हैं, फोकस पर। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो माइनस इंफिनिटी पे बनता है, मतलब इस तरफ। तो इमेज बनेगा आपका कहां पर, माइनस इंफिनिटी पे बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा। इसीलिए मैं यहां पर बना देता हूं, ये 5 नंबर केस के करस्पॉन्डिंग इमेज है, और कैसी है, काफी मैग्नीफाइड इमेज है। तो आप देखेंगे यहां पर मॉड एम आपका इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 1, मतलब 1 के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनी है, हाईली मैग्नीफाइड। और अभी भी एम कैसा है, नेगेटिव, इट मींस रियल और इन्वर्टेड इमेज। लास्ट केस जो केस नंबर 6 है, अब आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को रख रहे हो इन बिटवीन फोकस एंड पोल। जब पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो बेटा, तब इमेज बनती है आपकी, वर्चुअल इमेज बनती है, मिरर के पीछे बनती है, और इरेक्ट इमेज बनती है। तो आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे इन बिटवीन फोकस एंड पोल, तब आपकी इमेज कहां पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे। अभी तक इमेज कैसी बन रही थी, मिरर के सामने। ओके, अब इमेज बनेगी मिरर के पीछे। मॉड एम ग्रेटर देन 1, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और एम ग्रेटर देन 0 का मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्चुअल इमेज होगी एंड इरेक्ट। तो ये केस नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में आपकी जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है, और इरेक्ट बनती है, और मिरर के पीछे बनती है। तो ये आपको 6 केसेस याद रखने होंगे करस्पॉन्डिंग टू कॉनकेव मिरर। इनमें से आपको ये समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट जो 5 केसेस हैं ये वाले, फर्स्ट जो 5 केसेस हैं यहां तक, इनमें आपकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। और आप एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये देख सकते हैं, रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है। एंड रियल इमेज कैसी बनती है आपकी, इन्वर्टेड। तो रियल भी है और इन्वर्टेड इमेज भी है। और जो लास्ट केस है उसमें वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट, और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, तो ये आप समझेंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये भी है, अगर आपकी रियल इमेज है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस तीनों कैसे होंगे, नेगेटिव। यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, और मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा। और अगर आप वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो एम यू वी इन तीनों के साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो आप साइन के बेसिस पे भी पहचान सकते हैं कि इमेज आपकी रियल है या फिर वर्चुअल। इसके बाद में यहां पर मैंने एक और केस लिया हुआ है। अभी ये जो केस है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट वॉट एवर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी रखो, कोई भी पोजीशन हो, इससे जो भी इमेज बनेगी हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और साथ में इरेक्ट बनती है, और एक और बात डिमिनिश्ड बनती है। तो यहाँ पर मैंने आपको रे डायग्राम की हेल्प से समझाया है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे मैंने एक रे ऐसे निकाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास कर रही है ना। और एक मैंने रे ऐसी ली है जो कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमें मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जो जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, और इसको अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे ये दोनों मीट कर रही है। इट मींस यहाँ पर इमेज बनेगी, और ये जो इमेज है देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है यहाँ पर। बट कैसी है, इरेक्ट और मिरर की दूसरी तरफ बन रही है, मतलब पीछे बन रही है। तो कैसी है, वर्चुअल। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बट डिमिनिश्ड बनेगी। इसमें भी तो आपकी वर्चुअल इमेज बन रही थी, बट इसमें कैसी थी, मैग्नीफाइड इमेज थी। बट यहां पर कैसी है, डिमिनिश्ड। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहीं भी चेंज कर सकते हैं, हमेशा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। बट इसमें एक और केस होता है, आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पुट कर सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन्फिनिटी पर, मतलब यू को आप माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे, तो आप सिंपल मिरर फॉर्मूले से देख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यू को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको v कितना मिलेगा, f की इक्वल। इट मींस जब आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इधर ले जाएंगे और इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, तो आपकी इमेज बस ज्यादा से ज्यादा कहां पर आ सकती है, फोकस पर। फोकस के राइट साइड में कभी भी इमेज नहीं बनेगी। मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो सकती है इमेज की बाय द कॉन्वेक्स मिरर, वो कितनी हो सकती है, इक्वल टू फोकल लेंथ। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर v max इक्वल्स टू f। वो भी कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में नोट में क्या लिखा है मैंने, आप यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देख रहे होंगे बेटा, कॉनकेव मिरर से आपकी रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है,
image formed by the concave mirror may be real or virtual depending on the position of the object. अब देखो क्या कौन सी वाली पोजीशन, तो आप एक चीज देख रहे होंगे, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है -इंफिनिटी पर तब भी आपकी रियल इमेज, सी पर आ गया तब भी रियल इमेज, और एफ तक आपकी कैसी इमेज है, रियल। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को एफ या एफ के लेफ्ट में रखते हैं तब आपकी कैसी इमेज बनती है, रियल। तो मैंने लिखा है अगर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u वो ग्रेटर देन इक्वल टू f होगा तो कैसी इमेज बनेगी बेटा, तब आपकी इमेज बनेगी रियल। इस कंडीशन के लिए रियल इमेज बनेगी। और अगर आपका u f से कम हो गया, u f से कम होने का मतलब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, फोकस और पोल के बीच में, तब आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल। तो आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर से रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल भी। इस केस में रियल बनेगी और इस कंडीशन में वर्चुअल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी तक तो जो हमने केसेस डिस्कस किए ना, ये किसके लिए, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए थे। अगर कॉनकेव मिरर के सामने वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो उसकी हमेशा कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बनेगी। मैंने यहाँ पर रे डायग्राम की हेल्प से भी समझाया है आपको। ये देखो बेटा कॉनकेव मिरर, और ऐसे आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही है ना। इंसिडेंट लाइट कैसी है, कन्वर्जिंग। अगर इसे आगे की तरफ आप मीट कराओगे तो यहाँ पर ही मीट करती हुई लगेगी। इंसिडेंट रेज यहाँ पर मीट करती हुई लग रही है, इट मीन कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऐसे आएंगी और यहाँ मीट करेंगी, तो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज इन रियलिटी में मीट कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉनकेव मिरर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बन रही है, रियल। तो आपको याद रखना है ऑलवेज कॉनकेव मिरर से अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। एक लास्ट छोटा सा फॉर्मूला और आपको याद रखना है, न्यूटन्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं। इसमें बस इतना सा याद रखना है, ये कॉनकेव मिरर या कोई भी मिरर हो सकता है, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। ओके, तो हमें बस इतना सा याद रखना है कि न्यूटन्स फॉर्मूला में जो फोकल लेंथ होती है मिरर की, उसका फॉर्मूला होता है √x1 x2। अब x1 x2 क्या होता है, x1 होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस और x2 होता है आपका डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम फोकस। मतलब हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की पोल से डिस्टेंस नहीं दी जाए, अगर फोकस से दी जाए। देखो फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, x1, और फोकस से इमेज का डिस्टेंस कितना, x2। तो आप फोकल लेंथ मिरर की डायरेक्ट यूज कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला √x1 x2। रिमेंबर x1 x2 ऑब्जेक्ट एंड इमेज की डिस्टेंस है, कहां से, फोकस से, ठीक है, पोल से नहीं है, फोकस से। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों टाइप के मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स। ठीक है, नोट करिए बेटा। बच्चों मैं ये वाला पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। इमेज के नेचर का मालूम चलता है v के साइन से और ऑब्जेक्ट के नेचर का मालूम चलता है u के साइन से। तो अगर आपका v नेगेटिव है, इसका मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और अगर u नेगेटिव है तो इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो आपका रियल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। रियल इमेज को इंडिकेट कौन करेगा, v का साइन, और रियल ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा u का साइन। अगर u नेगेटिव तो आप समझ जाएंगे रियल ऑब्जेक्ट होगा, और अगर v नेगेटिव तो आपको समझना होगा रियल इमेज, और m नेगेटिव होने का मतलब इमेज इन्वर्टेड बनी है और रियल बनी है। ऐसे यहाँ पर फॉर वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर v पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज, और अगर u पॉजिटिव मिलता है तो इसका मीनिंग होगा आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव, जबकि रियल इमेज के लिए v नेगेटिव और रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव। और m पॉजिटिव आने का मतलब आपकी इमेज इरेक्ट बनी है और वर्चुअल बनी है। मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूं, अगर आप बात कर रहे हैं रियल इमेज की तो इसके लिए v कैसा होगा, नेगेटिव, और अगर आप बात कर रहे हैं यहां पर रियल ऑब्जेक्ट की तो u कैसा होगा, नेगेटिव, और अगर आप बात करेंगे वर्चुअल इमेज की तो उसके लिए v पॉजिटिव होगा, और अगर आप बात करेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तो उसके लिए u पॉजिटिव होगा। और आपको मैंने बता रखा है, जैसे ये मिरर है, मिरर के सामने u हो या v कोई भी हो वो नेगेटिव होता है, और मिरर के पीछे u हो या फिर v मतलब ऑब्जेक्ट हो या इमेज, उसका साइन पॉजिटिव लेना होता है। मिरर के पीछे पॉजिटिव, मिरर के सामने नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजन नहीं रहे आप, इसलिए अच्छे से यहाँ पर समझ जाइए, नोट करिए। बच्चों हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग जो भी हमने आज फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास में,
उन सभी पर अब यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर दे रखा है, एक आपको ये मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर है क्योंकि समझ में आ रहा है आउटर सरफेस पर आपने पॉलिश की हुई है। इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। आपको पूछा गया इमेज डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में ये बताना होगा। यहाँ पर आप ये बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, मिरर के सामने रखा हुआ है, और मिरर के सामने कैसा लेते हैं नेगेटिव, तो यू हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव लिया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो फोकस है वो इधर की तरफ है लेफ्ट साइड में मिरर के सामने, तो वो -10 हो गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V इक्वल्स टू आप U F अपॉन U माइनस F डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये मिरर फॉर्मूले से ही हमने डिराइव किया था। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे -30 -10 और -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10, तो आपको कितना मिलेगा, यहां पर आएगा -20, ओके, और ऊपर हो जाएगा +300, तो आपको भी मिलेगा यहां पर -75 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट वाली साइज में ही बनेगी, माइनस का मतलब रियल बनेगी और कहीं यहां पर बनेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बोला गया है एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, उसका फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू हैव मैग्निफिकेशन ऑफ 3 टाइम्स। मतलब मैग्निफिकेशन आपको 3 टाइम्स बोला है, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगी 3 इन केस ऑफ जब एक बार रियल इमेज बनती है और एक बार वर्चुअल इमेज। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें मालूम है कॉनकेव मिरर से रियल इमेज भी मैग्नीफाइड बन सकती है और वर्चुअल इमेज भी मैग्नीफाइड बन सकती है। मतलब मैग्निफिकेशन की 2 वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल है, +3 भी हो सकता है और -3 भी, तो दोनों ही केसेस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव -20। बेटा रियल इमेज के लिए मैंने आपको बोला है मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो m -3 लेंगे, और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो m को +3 लेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए, m इक्वल्स टू आपको याद होगा f अपॉन f माइनस यू। जब आपको m, f और u का रिलेशन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको m दे रखा है और f भी दे रखा है, आपको u कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं अगर रियल इमेज के लिए फॉर्मूला यूज करूं तो मैग्निफिकेशन कितना होगा बेटा -3, ओके, और f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा आपका -20 अपॉन -20, और u को आपको विद साइन पुट नहीं करना है, आपको u विद साइन ऑलरेडी मिल जाएगा। जो हमें कैलकुलेट करना होता है उसका साइन हम नहीं रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -20 माइनस u और ये हो जाएगा 20 अपॉन 3, -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, तो ओवरऑल आपको u का वैल्यू मिल जाएगा -80 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ओके। इतना डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा। और अगर वर्चुअल इमेज के लिए बात करेंगे तो आपको m को +3 लेना पड़ेगा, -20 अपॉन -20 माइनस u, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -60 -3u और यहाँ पर -20, ये -60 उधर जाएगा तो +40 हो जाएगा, तो u का वैल्यू आ जाएगा आपका -40/3 सेंटीमीटर। वर्चुअल के केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये वाली होगी, क्लियर। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करना होगा और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा विद प्रॉपर साइन। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए कौन सा वाला आपको मिरर दे रखा है, इसके इनर सरफेस पर आपने पॉलिश की हुई है, तो ये कैसा वाला मिरर है, ये कॉन्वेक्स हो गया। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको बोला गया है पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, मैग्निफिकेशन एंड नेचर। आप ये बताइए सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, मतलब कि V बताना है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसकी तरह हो गया। यहां पर आप सॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, देखो मिरर के सामने, और मिरर के सामने हम क्या लेते हैं नेगेटिव, तो U तो हो गया बेटा -20, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, फोकस कहीं इधर होगा इसका, तो ये आएगा आपका +20, और V कैलकुलेट करना है, बोलो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है UF, U कितना -20, F कितना +20 अपॉन U माइनस F, -20 माइनस और F कितना यहाँ पर +20। तो देखेंगे आप ये -40 हो गया, ऊपर आपका -400 हो गया, तो आपको V मिलेगा यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। इसका मतलब V पॉजिटिव आने का मतलब क्या है,
मिरर के पीछे आपकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, और बननी भी चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो कहीं यहां पर इमेज बनेगी और ये जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, तो वी पॉजिटिव आने का मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी, और डिमिनिश्ड बनती है, ये हमें मालूम है। ओके, ये आपको 10 सेंटीमीटर मिला है। अब क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट भी पूछा गया, मैग्निफिकेशन और नेचर। मैग्निफिकेशन के लिए क्या करना होता है बेटा, आपको मालूम है एम का फॉर्मूला होता है -v/u। v कितना, v +10 क्योंकि इस तरफ आया है, और u कितना, u आपका -20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो m मिला आपको +1/2। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या है, एक तो वर्चुअल इमेज बनेगी, साथ में इरेक्ट बनेगी, और 1/2 <1 होने का मतलब है डिमिनिश्ड बनेगी। तो आप हर किसी पार्ट का आंसर कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जहां पर आपको दो मिरर दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है ये कॉन्वेक्स मिरर, ओके, और एक दे रखा है आपको प्लेन मिरर, और आपको बोला गया दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर से सेपरेशन कितना, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इफ इमेजेस बाय द बोथ द मिरर आर फॉर्म्ड एट सेम प्लेस। मतलब इससे और इससे जो बनने वाली इमेज है, अगर वो दोनों इमेज कॉन्साइड करें, एक ही प्लेस पर बने, तो इस मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये समझो, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का सेपरेशन कितना होगा, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, ये टोटल 50, ये 10, तो ये 40 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर से इमेज बनाना बहुत आसान है, क्योंकि प्लेन मिरर की दूसरी वाली साइड में, पीछे वाली साइड में इमेज बनती है, और जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पीछे इमेज बनती है। मतलब इससे इमेज कहीं यहां पे बनेगी, आई, और हमें समझ में आना चाहिए कि प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनेगी, 40 पर, क्योंकि 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन में बोला है कि कॉनकेव मिरर से भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पर बननी चाहिए जहां पर प्लेन मिरर बना रहा है, तभी तो इमेज कॉन्साइड करेगी, एक ही प्लेस पर बनेगी। तो मुझे एक बात बताओ, पोल से इस इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। ओके, दोनों से इमेज यहीं पे बन रही है, तो देखो ये कितना है 10, और ये कितना है 40। 40 में से 10 माइनस कर दोगे तो ये कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। ओके, अब आप एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बन रही है यहां पर, मतलब 30 सेंटीमीटर पर मिरर के पीछे, और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, वो 50 सेंटीमीटर पर है। तो मुझे कैलकुलेशन करनी है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, u मिरर के सामने नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस मिरर के पीछे पॉजिटिव, तो u तो -50 हो जाएगा, v +30 हो जाएगा, और यहां पर सिंपल आप मिरर फॉर्मूला यूज करिए, 1/v + 1/u, v 30, u -50, सॉल्व करोगे तो आपको f मिलेगा 75 सेंटीमीटर, +75 सेंटीमीटर होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। क्लियर। इसके बाद में ये एक अच्छा क्वेश्चन था दो मिरर के कॉम्बिनेशन पर, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और किसी भी टी टाइम पर जब भी आपको ये ऑब्जेक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में, उस मूवमेंट पर इस ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मिरर आपका रेस्ट पर है, तो बेटा हम लोगों को सबसे पहले करना क्या होगा, हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन कितना है, और मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं m/f - u। कौन सा वाला मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव -20, और u मिरर के सामने नेगेटिव, तो u कितना आ जाएगा, -30, माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके, यहां पर आगे 10, तो आपको m मिला, मैग्निफिकेशन मिला -2 मिलने का मतलब क्या है, इमेज आपकी 2 टाइम्स होगी, और साथ में आपको ये समझना होगा ये भी समझना होगा यहाँ पर मैग्निफिकेशन -2 मिलने का मतलब ये हुआ, माइनस का मतलब रियल इमेज बनेगी। ओके, अब बेटा मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, आपको इमेज वेलोसिटी होती है m² टाइम्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। याद करो, जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चले, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन,
ट्रांसवर्स में यहाँ पर m आता है। बट जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा था तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ये फॉर्मूला तो यहाँ पर एक माइनस आता है, ये आप ध्यान रखना। आप चाहो तो जहां पर मैंने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिखाया था वहां पर आप एक माइनस और लगा देना। अब ये फॉर्मूला प्रॉपर हो गया। अब क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी पूछा गया किसका, इमेज का। तो देखो इमेज का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस m कितना आया -2 का होल स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस मोमेंट पे कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर मैंने 9 रख दिया। और इधर की तरफ जा रही है, ये वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी होगी +9 मीटर पर सेकेंड। तो देखो -2 का स्क्वायर 4 × 9 36, तो यहाँ पर आंसर आएगा -36 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मीनिंग है, इसका माइनस का मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, इमेज आपकी मूव करेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस मूवमेंट पर जब इसकी स्पीड पूछी जाएगी तो कितनी होगी -36 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी होगी -36 मीटर पर सेकेंड और स्पीड पूछेंगे तो 36 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए। कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, a rod AB of length f/3 lies along the principal axis in such a way that its end of image and object touches each other. If image is real and magnified, then calculate size of image and magnification. और क्वेश्चन में बोला फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज f, मतलब एक कॉन्केव मिरर है। अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कॉन्केव मिरर दे रखा है आपको ऐसे, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना f, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर मान लेते हैं फोकस, और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको एक ऑब्जेक्ट ऐसे दे रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं ए बी, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में f/3। अब हमें बोला क्या है कि इसका इमेज रियल बनता है एंड मैग्नीफाइड बनता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को होना चाहिए इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज, इमेज एंड ऑब्जेक्ट का एक एंड आपस में क्या करता है, टच। तो हमें मालूम है कि जहां ऑब्जेक्ट हो वहीं पर इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इसका मतलब इसका जो एक एंड है ना ये वाला, वो कहां पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये सी पर होना चाहिए, तभी इसका इमेज कहां पे बनेगा, सी पर। तो एक बार मैं ऐसा आपको डायग्राम बना चुका हूं, तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा इस रॉड का, ए वाले एंड का तो इमेज यहीं पे बन जाएगा ए डैश, और बी का जो इमेज बनेगा वो दूर बनेगा, और यहां पर ये बी डैश, ये इमेज बन गई। हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पोल है, पोल से जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका आर, आर का मतलब 2f, तो ये डिस्टेंस 2f है। इसका मतलब ए का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ए है, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, वहीं पर बनेगा ए डैश। तो ए डैश का जो डिस्टेंस होगा पोल से वो तो 2f हो गया। और हमें मालूम है कि फोकस का ये जो दूसरा वाला एंड है ऑब्जेक्ट का बी, इसका डिस्टेंस मैं पोल से मान लेता हूं कितना, u1, और इसका इमेज कहां पे बन रहा है, बी का बी डैश पे बन रहा है, और कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, v1 पर, ये मुझे मालूम करना है। तो अगर यहां पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना दे रखा है f/3, ये डिस्टेंस कितना है 2f। अगर 2f में से मैं ये f/3 माइनस कर दूं तो मुझे u1 मिलेगा। तो यहां पर आप u1 को लिख सकते हैं, और विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव। साइन कन्वेंशन का अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो एक सिंपल सी बात मैं और बता देता हूं, हमेशा मिरर के सामने आपको नेगेटिव लेना है और मिरर के पीछे पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, इससे रेज ऐसे निकलेंगी काम की, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। तो यहाँ पर जो u1 आएगा वो नेगेटिव आएगा, बट कितना आएगा, ये 2f हो गया, और इसमें से आप f/3 माइनस कर दो, 2f माइनस f/3, और ये करने से आपको मिलेगा -5f/3। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, v1 कैलकुलेट करना है। इस b एंड का जो इमेज बन रहा है b डैश पर, वो v1 लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, v = u × f अपॉन u - f। आप साइन कन्वेंशन के साथ में इसको यूज करिए। तो मुझे v1 चाहिए, u कितना, -5f/3, f कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, u यहां पर कितना है, -5f/3, और माइनस
फोकल लेंथ नेगेटिव है तो प्लस है। यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, एफ कॉमन आएगा, एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा -5, ये +3, -2/3 -2/3 और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको मिलेगा सॉल्व करने के बाद में 5f/2 विद नेगेटिव साइन। मतलब जो इमेज बनेगा वो इतने डिस्टेंस पर बनेगा, 5f/2 पर, माइनस बता रहा है कि इधर बनेगा, बट डिस्टेंस कितना होगा, 5f/2। अब यहां पर हमें कैलकुलेट क्या करना था, लेंथ ऑफ इमेज का लेंथ कैलकुलेट करना था। तो देखो इमेज का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 5f/2, माइनस तो ये बता रहा है इधर बनेगी, डिस्टेंस कितनी है 5f/2 और ये डिस्टेंस कितनी है 2f। अगर इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्या मुझे साइज और लेंथ ऑफ द इमेज मिलेगा, सिंपल मिल जाएगा। तो 5f/2 माइनस 2f करने से आपको लेंथ मिल जाएगी। ये समझ में आ रहा होगा, ये कितना होगा 2.5 है, ये 2 है, तो आपको मिलेगा f/2। ये आपकी इमेज का साइज देख रहे हैं ना आप, ऑब्जेक्ट का साइज था f/3, इमेज का साइज है f/2, ज्यादा है ना, इमेज का साइज ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज मिली है। अब बात करनी है सेकंड, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कौन सा होगा यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और उसका सिंपल सा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज कितना बेटा f/2 और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना f/3, तो यहां से सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा आपको 3/2। तो मैग्निफिकेशन का आंसर आएगा 3/2, इमेज का लेंथ आएगा f/2। तो इस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को करना होगा। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हो और ऑब्जेक्ट आपका बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको लैंग्वेज इसीलिए दिया था कि लैंग्वेज पढ़कर आप डायग्राम बना पाए। अगर डायग्राम आपको मैं पहले से दे दूंगा तो क्वेश्चन में भी ये आसान हो जाता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन बोला गया कि देयर इज अ कॉनकेव मिरर दे रखा है, इसका फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। बोला गया कि इसके सामने यहाँ पर 100 सेंटीमीटर पर, पोल से 100 सेंटीमीटर पर एक स्क्रीन लगी हुई है। जब मैं इस कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखता हूं तो उसकी इमेज कहां पे बनती है, स्क्रीन पर बनती है। इन्होंने बोला कि इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, स्क्रीन पर हो रहा है, यहां पर इमेज बनती है स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर जब इमेज बनती है तो बोला कि वो कितने टाइम्स बनती है, 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से 4 टाइम्स इमेज का साइज है। Image is formed on the screen and it is 4 times the size of the object, then focal length of the mirror। आपको इस मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, स्क्रीन पर। आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में एक ये डिफरेंस होता है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बन सकती जबकि रियल इमेज स्क्रीन पर बनाई जा सकती है। तो जब भी ऐसा किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि इमेज स्क्रीन पर बनाई जा रही है, इसका मतलब वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। और अगर ये रियल इमेज है क्योंकि स्क्रीन पर बनाई जा रही है, तो जो मैग्निफिकेशन है m वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो आपको यहां से ये हिंट लगेगी कि जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा होगा, -4। क्यों, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल इमेज। क्यों, क्योंकि वो कहां पे बन रही है, स्क्रीन पर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में हम लोगों को मालूम है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। और अगर इस फॉर्मूले से मैं जाऊं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैग्निफिकेशन कितना दे रखा, -4 और ये -v/u। इट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे समझ में आया कि v = 4u। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उससे 4 टाइम्स डिस्टेंस किसका है, इमेज का। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम डिस्टेंस मेजर भी कहां से करते हैं, पोल से। तो पोल से जो इमेज बन रही है वो स्क्रीन पे बन रही है, और स्क्रीन कितना डिस्टेंस पर है, 100 सेंटीमीटर पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको v कितना दिख रहा है बेटा, 100 सेंटीमीटर। तो बताओ u कितना होगा, u होगा v/4, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर। अगर आपको u और v मालूम है तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे भी आंसर आएगा, बट मैं एक बार उससे भी कर दूं जिससे कि आपको समझ में आए कि कोई भी फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिरर इक्वेशन हमें f कैलकुलेट करना है, तो 1/v। अगर आप विद प्रॉपर साइन रखेंगे तो इधर की तरफ आपको नेगेटिव लेना होगा और इस तरफ आपको पॉजिटिव। तो बोलो v कितना आया, -1/100 प्लस u कितना, -1/25।
अगर आप ऊपर 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करते हैं तो ऊपर हो जाएगा -4/100 और ये -1/100, -4 -1 -5/100 और यहां से सॉल्व करके आपको f मिलेगा -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आ रहा है? माइनस आना चाहिए क्योंकि कॉनकेव मिरर है। माइनस ये बता रहा है कि मिरर कौन सा है आपका? कॉनकेव। आपको मिरर का नेचर भी पूछ सकते हैं। फोकल लेंथ नेगेटिव है, इट मींस कौन सा है ये? कॉनकेव मिरर। और पॉजिटिव आता तो कौन सा होता? कॉन्वेक्स। तो अभी कौन सा मिरर है? कॉनकेव। आपको अगर मिरर का नेचर भी पूछा जाता तो आप बता पाते कि ये कॉनकेव मिरर है। वैसे भी आपको मालूम है रियल इमेज कॉनकेव मिरर से ही बनती है, कॉन्वेक्स मिरर से रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन पर इमेज बन रही है, इट मींस वो इमेज कैसी होगी? रियल। आप अच्छे से नोट कीजिए बच्चों। एक ये क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको कई बार मिलेगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कॉनकेव मिरर है और ये इसका पोल, और क्वेश्चन में बोला गया है कि सन कॉनकेव मिरर के पोल पर थीटा एंगल फॉर्म करता है। एंगल आपको रेडियन में दे रखा है और इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना स्मॉल है, तो आपको बताना है सन की जो इमेज बनेगी उस इमेज का डायमीटर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि सन को हम कहां पर कंसीडर करेंगे। सन बहुत दूर है, इट मींस वो इन्फिनिटी पर है। तो इस मिरर के लिए सन कहां पर है? इन्फिनिटी पर। ये सन मैंने मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। अब इस सन का जो इमेज बनेगा, तो देखो इस लोअर पार्ट का जो इमेज बनेगा यहां से रह जाएगी और ये क्या हो गया? नॉर्मल, इसी के अलॉन्ग वापस आ जाएगी। तो इसकी इमेज तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस से बनेगी कहीं यहां पर, है ना। यहां पर मैंने मान लिया ये फोकस है और इस वाले पार्ट से, ऊपर वाले पार्ट से मान लेते हैं एक रे ऐसे निकाल देते हैं, ये पोल पर स्ट्राइक कर रही है और कितने एंगल पर? क्वेश्चन में बोला हुआ ये एंगल कितना दे रखा है? थीटा। तो हमें मालूम है इतने एंगल पर क्या होगी? ये रे इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और यहां पर इस अपर पार्ट का इमेज बनेगा ये वाला, ये अपर पार्ट का इमेज बन गया। तो ओवरऑल जो सन की इमेज बनी वो ये वाली बनी और इस इमेज का डायमीटर मैं मान लेता हूं कितना? इसका डायमीटर में स्मॉल डी मान लेता हूं। ये आपकी सन की इमेज। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये डी कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पर ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये थीटा तो कैसा है? बहुत स्मॉल है। यहाँ पर जो थीटा है वो कैसा है? स्मॉल एंगल है। तो इस डायग्राम में आप मुझे ये बताओ, अगर इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ये एंगल थीटा है, ये डी, और हमें मालूम है पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। तो आप इस ट्राइंगल के अंदर मुझे बताओ टेन थीटा कितना होगा? आप टेन थीटा को लिखोगे परपेंडिकुलर डी हो जाएगा अपॉन बेस डी अपॉन एफ। जब एंगल स्मॉल होता है तो आप टेन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन एफ। इट मींस डी कितना हो जाएगा? एफ इंटू डी। ये आपके सन का डायमीटर हो जाएगा। बट ध्यान रखना ये तभी के लिए वैलिड है जब आपका एंगल किसमें होना चाहिए? मस्ट बी इन रेडियन। एंगल आपका रेडियन में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में एंगल रेडियन में दे रखा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायमीटर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ इनटू एंगल। बट अगर क्वेश्चन में एंगल आपको डिग्री में या फिर मिनट में या सेकंड में दिया जाए तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल किसमें? रेडियन में। तो आपको मैंने यहाँ पर कन्वर्जन लिखा हुआ है, आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। मान लो क्वेश्चन में आपको एंगल दे रखा है 2 मिनट, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप पहले क्या करो, 2 इंटू 1 मिनट लिख सकते हो इसको। और हमें मालूम है 1 मिनट कितना होगा? यहाँ से बोलो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट हो जाएगा 1/60 डिग्री। और हमें मालूम है कि 1 डिग्री कितना होगा यहाँ से? तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो इस तरीके से आप एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से। तो आपका 2 मिनट आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो आप ये वाला रिजल्ट याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद में आपको ये समझना है स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उनमें एक डिफेक्ट होता है और उस डिफेक्ट का नाम होता है स्फेरिकल एब्रेशन। क्या होता है ये डिफेक्ट? मान लो आपके पास में एक कॉनकेव मिरर है और बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही हैं। कुछ रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होंगी, कुछ दूर होंगी। जो पास में होंगी उनको पैरेक्सियल, जो दूर होंगी मार्जिनल। हमें मालूम है जो पैरेक्सियल रेज होंगी वो तो फोकस पर यहाँ पर मीट करेंगी। तो मैंने ये फोकस किसके लिए बोल दिया? पैरेक्सियल रेज के लिए। और जो मार्जिनल रेज होंगी वो इस वाले पॉइंट से पास नहीं करेंगी, वो कहीं यहाँ पर फोकस हो जाएंगी इस वाले फोकस से पहले, और ये मैंने फोकस बोल दिया फॉर मार्जिनल रेज। तो जो इमेज बन रही है ना वो एक पॉइंट पर नहीं बन रही, वो इमेज क्या हो रही है? एफ पी
और FM के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, स्प्रेड हो रही है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। तो मैंने लिखा इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर्म्ड एट वन पॉइंट, ये स्प्रेड हो जाती है इन बिटवीन FP एंड FM। अब ये वाली बात आपको समझनी होगी कि इसके रेक्टिफिकेशन के लिए, मतलब इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्फेरिकल मिरर की जगह पर हम यूज करते हैं पैराबोलिक मिरर। तो आपको पूछा जाए स्फेरिकल मिरर को कैसे, सॉरी स्फेरिकल एब्रेशन को कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे, बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। तो ये आप याद रखेंगे, इसका ये रेक्टिफिकेशन है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर बता दूं। तो आपको अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर का यूज पूछता है तो आप बोल सकते हैं इसको रियर व्यू मिरर की तरह हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है और इससे जो इमेज बनती है वो इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है, इसलिए। तो एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, कॉन्केव मिरर के बहुत सारे यूजेस हैं। आप इसे टॉर्च में यूज करते हो, मोटर हेडलाइट में यूज करते हो, सर्च लाइट में यूज करते हो, या फिर डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो भी कॉन्केव होता है, और ENT स्पेशलिस्ट भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में डेंटिस्ट लिखा हुआ है तो आप समझ जाना वो कौन सा वाला मिरर यूज कर रहा है, कॉन्केव। इसके बाद में लास्ट में आपको मैं एक और बात बता दूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। बेटा हम लोगों ने ये सीखा था कि प्लेन मिरर से भी वर्चुअल इमेज बनती है, कॉन्केव से भी बनती है और कॉन्वेक्स से भी बनती है, बट तीनों से बनने वाली वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होगा। तो देखो आपको ये बात समझनी होगी, प्लेन मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स तीनों से वर्चुअल इमेज बनती है, बट और साथ में इरेक्ट भी बनती है। इनमें डिफरेंस ये होता है, अगर इमेज वर्चुअल है बट सेम साइज की बनी है तब तो वो होगा प्लेन मिरर, अगर मैग्नीफाइड इमेज बनी है, इनलार्ज इमेज बनी है तब वो होगा कॉन्केव, और अगर वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड बनी है तब वो होगा आपका कॉन्वेक्स। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एक वर्चुअल इमेज बन रही है और वो डिमिनिश्ड है तो आपको समझना होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, अगर मैग्नीफाइड है वर्चुअल इमेज तो वो कॉन्केव होगा, और सेम साइज की है तो वो प्लेन मिरर होगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो ये आपको हेल्प करेगा। इसके बाद में लास्ट स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने बेटा खत्म कर लिया है। इसके बाद आपको क्या होमवर्क करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको बिगनर बॉक्स 2 कंप्लीट करना है, रेस 1 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 13 to 22 वो सॉल्व करने हैं, और एक्सरसाइज 1 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 10 to 24 सॉल्व करने हैं। ओके, तो आप इनको सॉल्व करेंगे, नोट करिए।